सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच उड़ान गोट के अंदर। तो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। एंड देन आफ्टर अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिस्कशन को भी स्टार्ट करेंगे, यानी हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ना शुरू कर रहे होंगे। तो अगर आप सभी लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, तो एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए इन द चैट सेक्शन और आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हमारी शाम को एक छोटी सी मीटिंग है, इसीलिए आपकी क्लास थोड़ी सी अर्ली प्रीपोन कर दी गई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियरली, और मैं आपको उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी करवाने वाला हूं जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो हम हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख लिया था। अगर मैं न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था मेरे भाई। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। देखिए, ये आपके कई सारे डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है? आपके कई सारे डेंड्राइट्स हैं। ये आपके कई सारे डेंड्राइट्स हैं। इसके बाद एक पतला लंबा सा एक्सॉन आपको देखने को मिलता है और एक्सॉन के बाद आती है क्या? एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, तो ये हैं कई सारे डेंड्राइट जो कि सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस पाया जाएगा कौन से एरिया में? इसे हम कहते हैं सेल जैसा एरिया, यानी इसे साइटोन कहा जाता है या सेल बॉडी कहा जाता है। देन आफ्टर आते हैं यहां पर आपके एक्सॉन, ये आपका एक्सॉन है। एंड देन इसके ऊपर हमने कवर चढ़ा रखा था जिसका नाम था माइलिन शीथ, और बीच बीच में मैंने जो गैप बनाए हैं, माइलिन शीथ के बीच में जो गैप बनाए हैं, इनका नाम है नोड ऑफ रेनवियर। तो अगर आप सारे के सारे पार्ट्स को मेंशन करना चाहें, यहां पर लेबल करना चाहें, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। ये जो पहला पार्ट है इसको हमने क्या कह दिया? डेंड्राइट कह दिया। पहला पार्ट जो है ये क्या हो गया? आपका डेंड्राइट हो गया। दूसरा जो पार्ट है क्या हो गया? दूसरा पार्ट हो गया आपका साइटोन या सेल बॉडी। दूसरा पार्ट हो गया आपका साइटोन या सेल बॉडी। तीसरा पार्ट जो है ये आपका हो गया क्या? एक्सॉन। और चौथा पार्ट जो है मेरे भाई ये क्या हो गया? आपका एक्सोनल एंडिंग। एक्सॉन एंडिंग या नर्व एंडिंग भी इसे कहा जाता है। तो चौथा जो पार्ट हो गया ये आपका हो गया एक्सोनल एंडिंग। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिग्नल कहां से कहां गया, तो आपको क्या पता लगेगा कि गुरुजी सिग्नल रिसीव किया किसने? सिग्नल रिसीव किया आपका डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने ये सिग्नल भेजा किसके पास? साइटोन के पास। साइटोन ने ये सिग्नल आगे भेजा किसके पास? एक्सॉन के पास। और एक्सॉन से ये सिग्नल जो है पास होते 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 कहां पहुंच गया? एक्सॉन एंडिंग के पास पहुंच गया। तो ये जो पिंक कलर की चीज आपको मूव करते हुए दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर की चीज क्या है मेरे भाई मेरे दोस्त? क्या ये सिग्नल है? बिल्कुल सिग्नल है। और ये सिग्नल कैसे मूव करता है इस पूरे न्यूरॉन के अंदर, क्या आप बता सकते हैं? सर आपने कहा था कि ये जो न्यूरॉन है ना, ये तार जैसा है, ये एक वायर जैसा स्ट्रक्चर है। और वायर में क्या दौड़ता है? सर वायर में करंट दौड़ता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो सिग्नल है जो इस तार में दौड़ रहा है, ये किस प्रकार का सिग्नल है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक तार से दूसरे तार में जाएगा, दूसरे तार से तीसरे तार में जाएगा, तीसरे तार से चौथे तार में जाएगा। इन तारों के कनेक्शंस यहां पर बने हुए हैं। तो एक तार से सिग्नल कहां जाएगा? दूसरे तार में जाएगा। एक तार से सिग्नल दूसरे तार में जाएगा, दूसरे से तीसरे तार में जाएगा, एंड सो ऑन, धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। क्या इस तार में यह सिग्नल डायरेक्टली आ सकता है? खुद बताइए। क्या इस तार से, इस न्यूरॉन से सिग्नल इस न्यूरॉन में डायरेक्टली जंप कर सकता है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी जंप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों तार कनेक्टेड नहीं है। एक तार यहां है, दूसरा तार यहां है। आपको पता है कि बिजली का तार जो है जब वो आपस में कनेक्ट हो जाए तभी उसमें से क्या है? करंट पास करेगा। अगर ये तार दूर दूर है, इनके बीच में गैप है, तो करंट पास नहीं होगा। अगर समझ लीजिए मेरे फोन का चार्जर है और ये मेरा फोन है, तो क्या मेरे भाई मैं इतनी दूर रख दूं चार्जर तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा? नहीं सर, आपको ये जो पिन है, ये जो चार्जर है, ये यहां घुसाना होगा, इस प्लग में है ना, इस पर्टिकुलर जैक में घुसाना होगा, तब जाकर के आपका अच्छे तरीके से फोन चार्ज हो पाएगा। तो यहां पर तारों का कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा मेरे भाई। अब यहां पर जो तार है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल बह रहा है, ये जो तार है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहेगा, लेकिन इन तारों के बीच में गैप है। तो यहां क्या रिलीज करवा दिए जाएंगे मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान? यहां पर क्या रिलीज करा दिए जाएंगे? कुछ केमिकल्स रिलीज करा दिए जाएंगे। यहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज करा दिए जाएंगे। सबसे कॉमन केमिकल मैंने आपको क्या बताया था? एसिटाइल कोलिन।
और ये एसिटाइल कोलिन जो है ये क्या है मेरे भाई, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स के बीच, ट्रांसमीटर मतलब मैसेज को या सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है ये केमिकल, इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो इस तार में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, फिर इसने केमिकल सिग्नल बनाया, फिर इस तार में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, फिर ये आगे केमिकल सिग्नल बनाएगा, फिर अगले तार में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन केमिकल सिग्नल एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इस हिसाब से सिग्नल आगे बढ़ता चला जाता है एंड में ये न्यूरॉन किसी मसल तक या किसी ग्लैंड तक सिग्नल पहुंचा देता है। राइट, तो ये आपका क्या था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। अब इसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग 3D में देख लेते हैं थोड़े बढ़िया तरीके से। मैंने कुछ 3D एनिमेशन आपके लिए बुक मार्क किए हैं, तो हम एक बार इनको बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। दोस्तों मैं कर रहा हूं सेंड टू स्टूडेंट्स, अगर आपके पास पहुंचे बहुत अच्छी बात है, ना पहुंचे और अच्छी बात है। यहां पर हम डिटेल में समझेंगे इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। दिस इज योर कंप्लीट न्यूरॉन, दिस इज योर कंप्लीट न्यूरॉन। अब इसकी शक्ल देखो मेरे भाई न्यूरॉन की, यहां पर कई सारे पेड़ की डालियों जैसे स्ट्रक्चर हैं, पेड़ की टहनियों जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये जो ब्रांचिंग हो रखी है कौन सा पार्ट होगा सर, ये जो ब्रांचिंग हो रखी है ये पार्ट कौन सा होगा, पक्का डेंड्राइट होगा। तो डेंड्राइट से सिग्नल पकड़ लिए जाते हैं। समझ लीजिए ये डेंड्राइट है, इसने सिग्नल पकड़ा, सिग्नल पकड़ा 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 और ये सिग्नल कहां तक भेज दिया, साइटोन तक भेज दिया। इसने सिग्नल पकड़ा 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 कहां तक भेज दिया मेरे भाई, आपका साइटोन तक यानी सेल बॉडी तक भेज दिया। तो सिग्नल जो है डेंड्राइट से होता हुआ कहां आ जाता है, सेल बॉडी के पास आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है मेरे भाई। अब सेल बॉडी से ये जो सिग्नल है कहां चला जाएगा, सेल बॉडी से ये जो सिग्नल है इस एक्सॉन में चला जाएगा, इस पतली लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चला जाएगा, बिल्कुल सर एक्सॉन में चला जाएगा, बिल्कुल सर एक्सॉन में चला जाएगा। और मेरे दोस्त उसके बाद ये जो सिग्नल है एक्सोनल एंडिंग पे चला जाएगा, बिल्कुल सर एक्सोनल एंडिंग पे चला जाएगा। अब इस पूरे तार में तो सिग्नल फ्लो कर गया करंट की फॉर्मेट में, यहां से सिग्नल जो है आया, इस पूरे के पूरे न्यूरॉन को क्रॉस करने के बाद एंडिंग तक पहुंच गया। अब अगला तार थोड़ी सी दूरी से पे स्टार्ट हो रहा है, अगला तार थोड़ी सी दूरी पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो आपकी एक्सोनल एंडिंग है यहां से निकलेंगे क्या, कुछ केमिकल्स, यहां से निकलेंगे कुछ केमिकल, और ये केमिकल जो है अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है रिसीव कर लेगा, सिग्नल रिसीव कर लेगा। फिर वही पूरा का पूरा गेम होगा, डेंड्राइट में सिग्नल आएगा, एक्सॉन से पास होगा एंड आगे बढ़ जाएगा। तो एक तार में कैसे सिग्नल फ्लो होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आई या नहीं, फटाफट बताओ मेरे भाई। क्या यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आई कि एक जो तार है, एक जो न्यूरॉन है, इसमें सिग्नल कैसे पास होता है। डेंड्राइट जो है सिग्नल को कैच करेगा, स्टिमुलस को कैच करेगा, पहुंचाएगा साइटोन तक यानी सेल बॉडी तक। उसके बाद ये जो सिग्नल है पहुंचा दिया जाएगा कहां पर, एक्सॉन तक। एक्सॉन के बाद पहुंचा दिया जाएगा एक्सोनल एंडिंग तक या नर्व एंडिंग तक। यहां पर पूरा का पूरा सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में आपका बह रहा होगा, पास हो रहा होगा। एक तार और दूसरे तार के बीच में गैप है, तो इनके बीच में क्या बनेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल्स बनेंगे और उससे सारा काम होगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बनते हैं, उसके लिए एक और 3D मॉडल है, आओ मेरे भाई वो भी देख लेते हैं। तो बुकमार्क पे चलते हैं, अच्छे तरीके से इस 3D मॉडल को भी समझ लेते हैं। मैंने सेंड टू स्टूडेंट्स कर दिया है, अगर आप तक पहुंचा बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचा और अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा ये देखो मेरे भाई डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ये देखो डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ये आपका न्यूरॉन नंबर 1 है। दिस इज न्यूरॉन नंबर 1। जैसे गोविंदा की सारी पिक्चर होती है ना, नंबर 1, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, ऐसे मेरे भाई ये है न्यूरॉन नंबर 1। और ये है आपका न्यूरॉन नंबर 2। न्यूरॉन नंबर 1 से न्यूरॉन नंबर 2 के बीच में ये गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कह रहे थे, क्या आप बता सकते हैं? इस गैप को हम लोग क्या कह रहे थे सर, इस गैप को आप कह रहे थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस गैप को आप कह रहे थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। तो मेरे भाई यहां ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसमें तो इन तारों के बीच में गैप है, तो क्या हो रहा होगा गुरुजी, यहां से कुछ केमिकल्स निकलेंगे जिनको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं रिसीव कर रहा होगा न्यूरॉन नंबर 2। न्यूरॉन नंबर 1 से सिग्नल निकले और न्यूरॉन नंबर 2 में घुस गए। न्यूरॉन नंबर 2 का जो डेंड्राइट है उसने इन सिग्नल्स को क्या कर डाला, कैच कर डाला। क्या ये बात चमक उठी? यहां से देखो कुछ केमिकल्स निकल करके दूसरे न्यूरॉन की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए यानी एक केमिकल सिग्नल गया, और ये जो न्यूरॉन नंबर 2 था उसने इस केमिकल सिग्नल को रिसीव कर लिया। तो यहां पर भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिली। दिस इज एनिमेशन नंबर 2। यहां तक की बातें सबको क्लियर है मेरे भाई? क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे इन सारी की सारी चीजों को
समझने के बाद बढ़ सकते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ या ना, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए या एक बार तारा नारा बोल दिया जाए इन द चैट सेक्शन। फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या हम सब लोग इतनी चीजें समझ चुके हैं अच्छे तरीके से? इज एवरीथिंग फाइन? क्या किसी मेरे दोस्त को, मेरे भाई को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सम प्रोटीन्स मेरे भाई, जो सिलिया फ्लैजेला बनाते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? प्रोटीन है। ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी आपका सेल जो है, जैसे आपने अपना घर देखा है, तो घर को अगर आपने बनते हुए देखा है तो घर पे सरिये लगाए जाते हैं। आपने अगर घर को देखा है तो दीवार के चारों ओर जो पिलर्स होते हैं, इनमें सरिये लगाए जाते हैं। घर की जब छत बन रही होती है तो पहले सरियों का जाल बिछाया जाता है, उसके बाद जो है लेंटर डाला जाता है ना, यानी उसके बाद उसमें कंक्रीट डाला जाता है, सीमेंट डाला जाता है, मसाला भरा जाता है, पहले सरियों का जाल बिछाया जाता है। तो जैसे घर की मजबूती के लिए वो सरियों का जाल इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी शरीर की मजबूती के लिए आपका स्केलेटल सिस्टम यानी आपके हड्डियों का ढांचा इंपॉर्टेंट है, फ्रेम इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से एक सेल के लिए, एक यूकैरियोटिक सेल के लिए कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं जो नेटवर्क बना रहे होते हैं। सरियों के जाल की तरह आपका सेल जो है, इसमें भी एक नेटवर्क बन रहा होता है प्रोटीन्स का। उनमें से एक प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल। बाकी दो प्रोटीन्स और होते हैं जिनको आप माइक्रोफिलामेंट या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट कह सकते हो। आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे, अभी आपको ये सब पढ़ने की, जानने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? आ जाओ मेरे भाई। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, रिफ्लेक्स एक्शन। आपको पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में वैसे, पर फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देता हूं। समझ लीजिए मैं चल रहा हूं, है ना, मैं चल रहा हूं और आगे मुझे एक सांप दिख जाए, यूं खड़ा है, मेरा ही इंतजार कर रहा था कि कब गुरुजी आए और कब मैं क्लास में फन ऐड कर दूं, कब मैं गुरुजी के जो है फन मार दूं। तो सांप को देखते ही मेरा भी रिएक्शन निकल जाएगा, है ना, रिएक्शन तो क्या कुछ और ही निकल जाएगा और हम भी भैया दुम दबाकर भागेंगे। क्या उस टाइम पर जब आपके सामने सांप बैठा है कुंडली मार के, क्या आपके पास सोचने समझने का टाइम है या आपको जान बचानी है? क्या मेरे भाई आपके पास कुछ सोचने समझने का टाइम है या आपको जान बचाना ज्यादा प्रायोरिटी पे नजर आ रहा है? अगर समझ लीजिए मेरे सामने एक फ्लेम है ना, ये एक मोमबत्ती है, इसमें आग लगी हुई है, एक फ्लेम है, एक ज्वाला है इसमें, मैं इसके ऊपर अगर हाथ रखता हूं तो क्या मेरे पास सोचने समझने का टाइम है? क्या मैं पहले सोचूं कि क्या मुझे हाथ हटा लेना चाहिए या मुझे हाथ नहीं हटाना चाहिए? अगर मैं हाथ हटा लूंगा तो कहीं ये मोमबत्ती बुरा तो नहीं मान जाएगी? इतना सोचने समझने का, दिमाग में चीजें प्रोसेस करने का टाइम नहीं है मेरे भाई, मेरे को फटाफट हाथ बचाना है। दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी कुछ इस प्रकार के रिएक्शंस देती है जहां पे आपका बस चलता ही नहीं है, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो आपको वो रिएक्शन देना ही पड़ेगा। अगर मेरे भाई ये मोमबत्ती है और इस पे आग लग रही है और मैं अपना हाथ इस पे रखता हूं तो मैं इसके ऊपर हाथ रखा नहीं रख सकता, है ना, मुझे हटाना ही पड़ेगा। चाहे मैं कितना भी ज्यादा कठोर क्यों ना हूं, भाई मैं तो इस मोमबत्ती पे हाथ रख दूंगा, मुझे हाथ हटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर मैं इस मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखे रखता हूं फॉर अ लॉन्गर टाइम तो मेरा हाथ जल जाएगा और मुझे नुकसान हो सकता है। तो आपके कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं शरीर में जो कि इनवॉलेंटरी होते हैं। इनवॉलेंटरी मतलब आपकी मर्जी के बिना भी ये काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में थे, यूटरस में थे, वॉम्ब में थे, उसी टाइम से आपका दिल धड़कना शुरू हो गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपकी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पर आपका हार्ट पंप करना स्टार्ट करता है। जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में होते हैं उसी टाइम से आपका हार्ट धड़क रहा होता है और आपकी मृत्यु तक, जब तक आप मर ना जाएं तब तक आपका हार्ट धड़कता ही रहेगा। क्या आप हर सेकंड अपने हार्ट को धड़कने का सिग्नल दे रहे हो? खुद बताओ मेरे भाई, आपका दिल जो है एवरेज कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? सर 72 टाइम्स धड़कता है इन अ मिनट। क्या आप एक मिनट में 72 टाइम्स सिग्नल दे रहे हो हार्ट को धड़कने का, खुद ही खुद? क्या आप सोच रहे हो कि हाँ भाई दिल धड़क जाओ? क्या आप सोच रहे हो कि हाँ सांस आ जाए मुझे? भाई सांस तो तब भी आती है जब आप सो रहे हो, तो सांस तो तब भी आती है जब आपको ध्यान नहीं होता कि आप सांस ले भी रहे हो। ये सारे काम तो खुद ब खुद होते हैं ना। तो देयर आर सम थिंग्स जो कि बॉडी में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपकी मर्जी के बिना हो जाते हैं, क्योंकि वो काम जरूरी हैं। इन कामों को, इन एक्शंस को हम लोग इनवॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं, जहां पर आपकी विल इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, वो काम आपके शरीर के लिए जरूरत है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो काम। इन्हें इनवॉलेंटरी एक्शंस कहा जाता है। ऐसे ही कुछ एक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपकी बॉडी को बचाने के लिए एक टेक्निक है कि कहीं आप किसी इमरजेंसी में ना फंस जाओ, तो आपके पास सोचने समझने का टाइम नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी रिएक्ट कर दो, बस फटाफट अपनी जान बचा लो। ऐसे एक्शंस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सो दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शन, these are involuntary
action, which means they can occur against our will. They can act against our will. यानी अगर आप बेसिकली कुछ चीज चाह रहे हो, है ना, या ना चाह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो काम होना ही होना है. सो इट कैन अकर विदाउट आर विल, ऐसा भी लिख सकते हो, ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. इट कैन अकर विदाउट आर विल. आप नहीं भी चाहोगे तो भी ये काम हो जाएगा, विदाउट आवर विल. फॉर एग्जाम्पल, if you touch a flame, अगर एक मोमबत्ती है और जल रही है, उस पर अगर आप अपना हाथ रख दो, then your hand will be removed from flame. Your hand will be removed from flame. आप फ्लेम से अपना हाथ हटा लोगे, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, है ना. आप ना हटाना चाहो तो भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि यहां पर आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है. लेट्स से इफ यू टच अ पॉइंटेड नेल, इफ यू टच अ पॉइंटेड नेल, तो अगर आप नुकीली कील को छूते हो तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपका हाथ जो है कट सकता है. इफ यू टच अ पॉइंटेड नाइफ, आपको पता है कि उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप अपना हाथ पीछे खींच लोगे. अगर आपको अचानक से कोई सांप दिख जाए तो आप जो है दुबक करके उस सांप से दूर भागने की कोशिश करोगे. दीज ऑल आर रिएक्शंस, जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दे आर फास्ट. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, दे आर वेरी फास्ट. क्यों? क्योंकि आपको अगर सोचने समझने में टाइम लगेगा तब तक तो आपका हाथ जल जाएगा. तो रिफ्लेक्स एक्शन नीड टू बी क्विक. रिफ्लेक्स एक्शंस नीड टू बी क्विक. रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होने चाहिए, बहुत क्विक होने चाहिए, सो दैट दे कैन सेव यू, वो आपकी जान बचा पाए. तो ये क्विक क्यों होते हैं? बिकॉज नो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इज इन्वॉल्व हियर. आप कुछ सोच नहीं रहे हो, बिना सोचे ही ये काम हो जा रहे हैं. नो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इज इन्वॉल्व हियर, इज इन्वॉल्व हियर. आपने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं. नो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इज इन्वॉल्व हियर. अब समझ लो, आपके पास दो रास्ते हैं. समझ लीजिए, मैंने अपना हाथ मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, जलती हुई मोमबत्ती थी, मैंने अपना हाथ इसके ऊपर रख दिया. अब मेरे हाथ में जलन होनी शुरू हुई, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है, तो मेरे हाथ को गर्मी लगेगी, और इतनी खतरनाक गर्मी लगेगी कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरा हाथ जल सकता है. अब मैंने क्या किया, यहां पे सेंस किया कि मेरा हाथ जल रहा है. इस सिग्नल को मैंने क्या किया, ब्रेन के पास भेजा. ब्रेन क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करेगा. ब्रेन क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करेगा. ब्रेन सोचेगा. सोचने में 5-6 सेकंड लेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ये एक लॉजिकल डिसीजन बनाता है जिसमें टाइम लग सकता है. तो हमारा ब्रेन जो है आराम से बैठ करके सोचेगा. अगर ब्रेन सोचेगा उतने टाइम में तो हाथ जल जाएगा. भाई 6 सेकंड किसी मोमबत्ती के ऊपर, जलती मोमबत्ती के ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो हाथ जल जाएगा, तब तक झुलस जाएगा. क्या आपके पास इतना टाइम है? मेरे भाई, अगर समझ लीजिए मोमबत्ती है, मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो मैं सबसे पहले सेंस कर रहा हूं कि मेरे सेल्स जल रहे हैं. मैंने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन जो है ब्रेन तक सिग्नल लेकर के गए. फिर ब्रेन ने बैठ करके सोचा कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है. फिर ब्रेन ने डिसीजन बनाया कि हाँ भाई आपका हाथ जल सकता है, आपको हाथ हटाना है. और उसके बाद सिग्नल आपकी मसल के पास आया, फिर आपने अपना हाथ हटाया. क्या मेरे भाई इतनी देर में आपका हाथ जल नहीं जाएगा? बिल्कुल जल जाएगा गुरुजी. अच्छा का हाथ जल जाए, हम क्या चीज है? इतनी देर में तो मेरे भाई समोसा गर्म हो जाए, इतनी देर में तो जो आपने मैदे का ये बना के डाला है मेरे भाई पकोड़ा अंदर, वो जो है तब तक तैयार हो जाए. बेसन मैदा सब कुछ भाई जल के राख हो जाए. इतना टाइम है ये तो यहां पर तो हमारी जान नहीं बच पाएगी. अगर हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए तो हमारी जान तो गई, अगर हम इतना सोचने लग गए तो. दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड अ शॉर्टकट, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. हमने एक शॉर्टकट तैयार किया. क्या तैयार किया मेरे भाई? मैं अगर अपना हाथ इस मोमबत्ती के ऊपर रखता हूं, जलती मोमबत्ती के ऊपर, मैं सेंस कर रहा हूं कि मेरा हाथ जल रहा है. मैंने सेंस कर लिया. सेंस करके मैंने सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज दिया, और स्पाइनल कॉर्ड ने फटाफट कहा कि हाथ हटा लो. बिना सोचे समझे, बिना थिंकिंग लगाए. नो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इज इन्वॉल्व. एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ, एक माइक्रो सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ. आप सीधा सीधा शॉर्टकट मार के सुई सुई हो गया भाई, बहुत जल्दी हाथ हटा लिया.
आप कभी अगर किसी इमरजेंसी में फंसते हो, आपका ब्रेन कितना फास्ट रिएक्ट करता है, एक्चुअल में ब्रेन नहीं होता, वो स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट कर रही होती। तो एक्चुअल में आपकी बॉडी को बचाने की जब बात आती है तो हम ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। ब्रेन के पास भी सिग्नल जाता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां ब्रेन का इस्तेमाल भी होता है, आपको एक्शन भी लेना पड़ सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड दैट्स व्हाई आप क्या करते हो, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हो। सिग्नल आया, शुई शुई, हाथ मूव कर लिया। और दूसरी तरफ अगर मैं ब्रेन का इस्तेमाल करता, सिग्नल आया, शुई, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, शुई। अब दोनों में से शॉर्टकट क्या है, ये आप खुद बताइए। ऑप्शन 1, अगर ब्रेन या कॉम्प्लेक्स थिंकिंग इन्वॉल्व है तो आप अपनी जान ज्यादा अच्छे तरीके से बचा पाएंगे, या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है या रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व है तो आप अपनी जान अच्छे तरीके से बता पाएंगे। बताओ मेरे भाई, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? आपको क्या लगता है किस केस में आप अपनी जान बचा पाओगे? आपको क्या लगता है? ये कुछ बाहर आ रहा है मेरे भाई, मैं इसको हटा देता हूं एक सेकंड बस कंप्यूटर से। है ना, बताओ भाई क्या करोगे? दोनों में से अगर एक चुनना हो तो क्या करेंगे? सर अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जैसा मैंने बताया, सिग्नल आएगा, फिर ब्रेन में लोडिंग होगी, प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद सिग्नल वापस जाएगा, टाइम लग जाएगा, समझ लो 5 सेकंड लगे, उतना भी स्लो नहीं होता, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, 3 सेकंड लग गए। यहां काम हो रहा है मेरे भाई माइक्रो सेकंड्स में, 1 सेकंड भी नहीं लगा, 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा लगा, टुई टुई, जल्दी जल्दी, है ना। ऐसे आपने किसी नोकीली चीज को छुआ, तब की तब हाथ हटा लिया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लोग डिसीजन ले पाते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आपको अच्छे तरीके से रिएक्ट करने में हेल्प करता है। लगभग 85% बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी चीज है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। अब इसका रास्ता क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्विकली कि इसका रास्ता क्या है। समझिए, यहां पर आपका मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। जी सर, एक सेकंड में हटाता हूं जी। हाँ, तो यहां पर देखिए ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं मेरे भाई, यहां पर आपका सिग्नल आया, आपने जला दी एक मोमबत्ती, आपने जला दी एक मोमबत्ती, मोमबत्ती से आपका हाथ लगा जलने, आपका हाथ लगा जलने, रोबोट, चिट्टी रोबोट का हाथ बना दिया मेरे भाई, है ना, समझ लो भाई आपका हाथ लगा जलने। अब आपका हाथ जलने लगा तो क्या सेंसरी न्यूरॉन यहां से सिग्नल लेकर के जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक? चला जाएगा सर, ये सेंसरी न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन जो है ये सिग्नल लेकर के आएगा आपका यहां तक, हाथ तक, कि आपको काम करना है, ठीक है। और इस सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए कौन आ जाएगा बीच में? आ जाएगा इंटर न्यूरॉन, बीच का न्यूरॉन जो सेंसरी और मोटर सिग्नल को कनेक्ट करता है। तो यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, पहले आपने हाथ जो है मोमबत्ती के ऊपर रखा, तो आपने सेंस किया कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या एक्टिवेट कर दिया? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन से आपने सिग्नल कहां भेज दिए? स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज दिए। फिर ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसको यहां पर बीच में क्या मिला? आपका इंटर न्यूरॉन। इंटर का मतलब होता है बीच में, जैसे इंटरवल फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में आता है ना, पिक्चर देखने जाते हैं तो बीच में आता है इंटरवल, तो इंटर न्यूरॉन मतलब बीच का न्यूरॉन। एंड जो न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है मसल के पास, ग्लैंड के पास, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई मोटर न्यूरॉन, जो काम करवाए, जो मोटर चलवाए, इसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। एंड यहां पर आपका हाथ जो है ये एक ऑर्गन है जिसको आपको मूव कराना है, तो दिस इज इफेक्टर ऑर्गन। यानी आपको क्या करना है? आपको हाथ हिलाना है, ओवरऑल आपका ये जो है प्रोटोगेटिव है, आपको हाथ हिलाना है। यह आपका मकसद है कि मोमबत्ती के ऊपर मेरा हाथ रखा है, मुझे हाथ को रिमूव करना है, तो हाथ इफेक्टर ऑर्गन है। अगर सिग्नल किसी ग्लैंड के पास जा रहा है कुछ रिलीज कराने के लिए, तो ग्लैंड विल बी द इफेक्टर ऑर्गन। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त? यहां पर आपका सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया कि भैया आपको जलन हो रही है, फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास गई, इंटर न्यूरॉन के पास गई, इंटर न्यूरॉन से सिग्नल मोटर न्यूरॉन के पास चला गया, और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन के पास चला गया। यानी अगर आप फ्लो देखें तो फ्लो क्या हो जाएगा? पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। दिस इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो हो रही है, दिस इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, ये आपको समझ में आना चाहिए। करेक्ट, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसी चीज को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं एंड देन मेरे भाई मैं आपको इसी स्लाइड के ऊपर वापस लेकर के आऊंगा। गौर से इस डायग्राम को देखिएगा, बाद में हम मिटा लेंगे, है ना। अभी मैं एनोटेशन करके बताता हूं। समझ लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हाथ है, ये आपने किसी गर्म चीज के ऊपर रख दिया। यहां पर चाय उबल रही थी, कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मुझे चाय पीने की, इसलिए मैंने चाय की केतली में ही हाथ दे दिया और उसके बाद ओए गरम है, ऐसे हाथ जो है यहां पे झुलस गया मेरे भाई। अब मुझे अपने इस हाथ को जल्दी जल्दी बचाना है जिससे कि हाथ जो है बहुत ज्यादा ना नुकसान झेल जाए। इसीलिए क्या हुआ मेरे भाई, जैसे ही मेरे हाथ को गर्मी लगने लगी तो रिसेप्टर्स जो हैं इन्होंने सेंस कर लिया कि भैया गर्मी लगने लगी है और मेरे भाई हाथ जलने लगा है। तो यहां से सिग्नल ऊपर की साइड लेकर जाएगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन। क्या यह बात हो चुकी है? यस गुरुजी, सेंसरी न्यूरॉन सेंस कर लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ये बात सेंस कर ली सेंसरी न्यूरॉन ने, और सेंसरी न्यूरॉन इस सिग्नल को लेके गए टॉय 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 कहां पर, आपका यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के पास। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये जो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बना है। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल ले गया, उसके बाद एक न्यूरॉन है जो इस सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ता है मोटर न्यूरॉन के साथ, इसे इंटर न्यूरॉन कहते हैं, बीच का न्यूरॉन, और फिर ये सिग्नल भेज देता है मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आ गया हाथ की मसल के पास कि भैया हाथ को हिला दो। तो हाथ जो है ये हो गया आपका इफेक्टर ऑर्गन, और यहां पर आपका हो गया मोटर न्यूरॉन, और बीच में आपका है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन आप इसे कह सकते हो। तो ये वही फ्लो है जो मैं आपको समझा चुका हूं। यानी अगर आपके हाथ को गर्मी लग रही है, अगर आपके हाथ को जलन हो रही है, तो आप सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन की मदद से ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड तक कि गड़बड़ हो रही है। यस, आप ये इंफॉर्मेशन जो है भेज देंगे, भेज आप ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड तक कि मेरे भाई गड़बड़ हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना। और उसके बाद यहां पर एक ऐसा न्यूरॉन है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। ये जो न्यूरॉन है इसको हमने क्या कह दिया, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन कह दिया। दोनों का मतलब एक ही है। अब इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके चला गया मसल के पास। तो यहां मसल या हैंड जो है इसको आप क्या कह देंगे, इफेक्टर ऑर्गन कह देंगे। यानी सारी की सारी बातें सेम है मेरे भाई। सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, बीच में आया आपका रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, उसके बाद सिग्नल चला गया आपका मोटर न्यूरॉन के पास, एंड देन मेरे भाई ये जो सिग्नल है ये आपका चला गया इफेक्टर मसल के पास। ये चार चीजें आपको बताई गई, यही चार चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंटर न्यूरॉन है इसका काम क्या होता है, it connects sensory and motor neuron. It connects sensory and motor neurons. ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, इट सेंस, नाम ही है सेंसरी, इट सेंस डिस्टरबेंस। इसको पता लग जाता है कि क्या डिस्टरबेंस है, आसपास क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये सेंस करके स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देता है। इंटर न्यूरॉन इस सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट कर देता है। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, ये जो है सिग्नल लेकर के जाता है टू मसल और ग्लैंड। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करता है, ये जो मोटर न्यूरॉन है इट गेट्स सिग्नल टू मसल और ग्लैंड। ये मसल या ग्लैंड के पास सिग्नल भेज देता है। एंड इफेक्टर ऑर्गन जो है इसका नाम ही है इफेक्टर, इस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हमारा हाथ जो है इस पे हमें इफेक्ट पड़ाना है कि भैया हट जाओ, तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो है रिफ्लेक्स एक्शन पूरा हो जाएगा। ये जो पूरी की पूरी पाथवे बनी है ना, ये जो पूरी की पूरी पाथवे बनी है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क मतलब पाथ जो बन रहा है टू डू द रिफ्लेक्स एक्शन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि कहां कहां से सिग्नल आया, कहां कहां पे सिग्नल गया, इस पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा, इसे हम पूरे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ या फ्लो ऑफ रिफ्लेक्स क्या हुआ मेरे भाई, है ना, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हुई, सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद मेरे भाई ये जो सेंसरी न्यूरॉन है यहां से आपका इंटर न्यूरॉन के पास सिग्नल गया, जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त इंटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो यहां पे आपका नाम क्या आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन।
एंड मेरे दोस्त यहां पर फिर आपका आ जाएगा इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली, बात खत्म हो जाती है। दिस इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। यहां तक की बात सभी लोगों को चमक गई? फटाफट बताओ, झटपट बताओ, फटफट बताओ मेरे भाई। क्या यहां तक की बात सभी मेरे दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी जारविस आर्मी के मेंबर्स को समझ में आ गई है? फटाफट बता दो मेरे दोस्त। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, यहां पर सिर्फ जनरल बात करी है। अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है तो आप सेंस करोगे उस प्रॉब्लम को, भेजोगे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में एक इंटर न्यूरॉन है जो कनेक्ट करेगा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन सिग्नल वापस लेके आएगा मसल के पास कि भैया मूव करो और हाथ को बचाओ। दैट्स द ओनली गेम। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहा गया। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आ जाती है सभी लोगों को, सभी मेरे भाइयों को? तो झटपट बताओ, फटफट बताओ, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके एंड एनसीईआरटी की रीडिंग कर सके एंड कुछ क्वेश्चंस भी लगा सके। करेक्ट है मेरे भाई? आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे भाई, रिफ्लेक्स जो है ये वर्ड हम लोग अपने जीवन में भी नॉर्मली यूज करते हैं, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, ऐसा एक्शन जो हमारी मर्जी के बिना ऑटोमेटिकली हो जाए, इसे हम सडन एक्शन कहते हैं। इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, हमने अपने आसपास कोई चेंज देखा, कोई अचानक से चीज देख ली और उस पर हम लोगों ने रिएक्ट किया, और ये रिएक्शन बहुत ही नेचुरल था, हमने कोई सोच समझ के रिएक्शन नहीं दिया, ऑटोमेटिकली कुछ रिएक्शन निकल गया बहुत खतरनाक तरीके से। इस सडन एक्शन को, इस सडन रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं इस एक्शन के बारे में, पर ये एक्शन निकल गया विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन। यानी ये हम खुद नहीं कर रहे, हमारी बॉडी ने कुछ सीखा है वक्त के साथ, है ना, और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को बचाने के लिए रिएक्शन जो है निकल जाते हैं। समझ लीजिए कोई अर्जेंट सिचुएशन है या कोई डेंजरस सिचुएशन है, या समझ लीजिए आपने अपना हाथ फ्लेम पे रख दिया है, आग पे रख दिया है। अब अंगारों से खेलने का आपको शौक तो है नहीं, तो अगर अपने हाथ को अगर आपने आंच पे रख दिया है, आग पे रख दिया है, तो आप अगर कॉन्शियसली सोचने लगोगे अबाउट द पेन, तो भाई आप जल जाओगे तब तक। अगर आप इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में दिमाग को इन्वॉल्व कर लोगे, अगर आप थिंक करने लग जाओगे, कॉन्शियसली सोचने लग जाओगे, तो मेरे भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप अपने आप को बचाने के लिए दिमाग के पास सिग्नल भेजोगे, तो दिमाग सोचने में थोड़ा वक्त लेगा, तब तक आपका हाथ जल चुका होगा। तो हमें यहां दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करना है मेरे भाई। अगर दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करना है तो क्या करें गुरुजी? यहां पर मेरे देखो भाई कि ब्रेन जो है ये अगर इंस्ट्रक्ट करेगी मसल्स को, तो मेरे भाई आपका टाइम लग जाएगा, इस चीज में इनफ टाइम लगेगा अगर ब्रेन को आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो। इसीलिए यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने सेंसरी न्यूरॉन को और मसल को जल्दी जल्दी कनेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट बना लिया। इस शॉर्टकट का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या करती है? ब्रेन के पास जाती नहीं, कहती है मेरे भाई सेंसरी न्यूरॉन जो है सीधा इंटर न्यूरॉन के पास जाएगा और आपका मोटर न्यूरॉन से सिग्नल लेकर के मसल के पास आ जाएगा। ब्रेन का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको हाथ हटाना है तो आपकी मसल पे सिग्नल आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से सिग्नल आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका ब्रेन अगर आप इन्वॉल्व नहीं भी कर रहे, लेकिन मसल के पास सिग्नल आ गया है हाथ हटाने का, तो हाथ हट जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, वो ज्यादा जरूरी है। यस, तो अल्टीमेटली मेरे भाई आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहां तक हम लोग सिग्नल को पहुंचा देंगे, है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये बन जाएगी, रिफ्लेक्स आर्क जो है ये बन जाएगी। तो क्या होगा मेरे भाई? रिफ्लेक्स आर्क जो है एनिमल में इसीलिए तैयार हुई थी कि ये फास्ट रिएक्शन ले पाए। ब्रेन का रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता, आपके स्पाइनल कॉर्ड का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। इसीलिए जानबूझ के जो है कुदरत ने हमको रिफ्लेक्स आर्क नाम की चीज दी है, रिफ्लेक्स एक्शन नाम की चीज दी है। अगर हर चीज में दिमाग लगाएंगे तो मेरे भाई गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम हमको रिएक्शन में लग जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने रिफ्लेक्स आर्क का इस्तेमाल किया है। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन टॉपिक। सवाल देख लेते हैं, कोई रिफ्लेक्स एक्शन पे हमारे पास है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं एंड देन आफ्टर मैं आपके लिए 30 सेकंड का पोल लगा दूंगा, आराम से देखिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? अगर आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताना हो तो आप सारी चीजों को बढ़िया तरीके से अरेंज करेंगे। तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, फटाफट बताओ मेरे भाई, 30 सेकंड का टाइम है। सबसे पहले रिसेप्टर, उसके जस्ट बाद मसल, रिसेप्टर फिर मोटर न्यूरॉन, रिसेप्टर फिर स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर फिर सेंसरी न्यूरॉन। भाई पहले ही पता लग गया मेरे भाई। रिसेप्टर के जस्ट बाद मसल, मेरा हाथ जल रहा है, उसके जस्ट बाद ही मसल पे सिग्नल आ जाएगा कि हाथ हटा लो। पहले सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा ना, तो मेरे भाई ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, रिसेप्टर के बाद मोटर न्यूरॉन। अगर रिसेप्टर है तो ये सिग्नल कहां भेजेगा? सेंस करने वाले सेंसरी न्यूरॉन पे, ना कि मोटर न्यूरॉन पे, तो ये भी गलत हो जाएगा।
रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, मेरे भाई स्पाइनल कॉर्ड पे ले जाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन भी तो चाहिए, तो मेरे भाई रिसेप्टर से जाएगा सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन पे, सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे जहां इंटर न्यूरॉन मिलेगा, फिर भैया मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर के वापस आएगा इफेक्टर ऑर्गन यानी मसल के पास। तो उत्तर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, डॉक्टर बच्चन हो जाता है। आई होप ये सभी बच्चों ने करेक्ट कर दिया होगा, लगभग 70% बच्चों ने करेक्ट कर दिया है, और बाकी सभी ऑप्शन में लगभग बराबर से ही गलतियां हुई हैं, तो किसी एक ऑप्शन को टारगेट नहीं कर सकते, पर कोई बात नहीं। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात सच है, ये हम लोग देखने वाले हैं। पहले मैं पढ़ा देता हूं आपको सवाल, उसके बाद आप मार्क करेगा। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू सम चेंजेस इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, यानी एनवायरमेंट में कोई चेंज हमने नोटिस किया और सडन एक्शन निकल गया खुद ही, क्या इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, स्पाइनल कॉर्ड से मसल पे लाता है क्या सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, क्या मोटर न्यूरॉन यहां से स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल ले जाता है। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू वापस मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। भाई बहुत आसान सवाल है, प्यार से मार्क कर दो, प्यार से मार्क कर दो मेरे भाई। पहली स्टेटमेंट देखो, अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज है और उसके प्रति आपका सडन रिएक्शन निकल रहा है, आपको सोच समझ नहीं पा रहे, फिर भी आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया है, क्या इसको आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये आपके यहां से, जहां पर सेंस हो रहा है, कोई सिग्नल सेंस हो रहा है, यहां से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके आएंगे, ना कि स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक। स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक कौन लेकर आ रहा था, आपका मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक लाता है, मसल से स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं। पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू अ मसल, रिसेप्टर यानी सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन से मसल तक, पूरा का पूरा पाथ है, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे थे। तो कौन सी बातें करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर क्या बनता है, ऑप्शन सी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। लगभग 70% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत बढ़िया यार, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। अब ये सवाल तो आप कर नहीं पाओगे, ओके। अब मैं आपको कुछ बहुत मजेदार चीज बताता हूं। लेट्स टॉक समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कवरिंग ऑफ योर ब्रेन। अब हम धीरे धीरे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे पढ़ाई करने वाले हैं, अब हमारी ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्रेन जो है मेरे भाई, इसको आप क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं। ये आपका ब्रेन है, ये लेट्स से ये आपका ब्रेन है। क्या ये जो ब्रेन है इसके ऊपर कुछ कवरिंग्स होती होंगी। क्या ये ब्रेन जो कि इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको आपने नंगा पुंगा रखा हुआ होगा बिना किसी कवर के ही। मेरे भाई छोटा सा छोटा किसी का बर्थडे गिफ्ट भी लेकर के जाते हो तो कवरिंग करा के ले जाते हो ना, जिससे कि वो बर्थडे गिफ्ट खराब ना हो जाए। अपनी किताब पे, अपनी कॉपी पे भी कवर चढ़ा के रखते हो ना, जिससे कि किताब कॉपी फट ना जाए। जब छोटी छोटी चीजों का इतना ख्याल रखते हो, जब 20 रुपए की कॉपी का इतना ख्याल रख रहे हो मेरे भाई, है ना, पेन की स्याही कहीं उड़ ना जाए ढक्कन लगा देता हूं। जब मेरे भाई 5 रुपए के पेन का, 3 रुपए के पेन का इतना ख्याल रख रहे हो, तो आपका ये जो लाखों करोड़ों का दिमाग है, इसकी प्रोटेक्शन तो बनती है। तो कुदरत ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको कई सारी चीजें दी हैं। तो अलग अलग लेयर हैं, जैसे अंदर वाली लेयर है, ये मैं व्हाइट कलर की बना देता हूं, ये अंदर वाली लेयर है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक और लेयर है, ऐसी फाइबर सी एक और लेयर है। इसके ऊपर आपकी एक और मोटुल्ली सी लेयर है, एक और लेयर है। और उसके ऊपर क्या है, आपकी खोपड़ी है। ऐसे टन टन मार के देखोगे ना तो आपकी खोपड़ी है मेरे भाई, आपका स्कल है। यहां पर आपका क्या है, स्कल है, आपकी खोपड़ी है। तो ये सारी की सारी प्रोटेक्शन कवरिंग्स जो है आपको अपनी ब्रेन में मिलती हैं। ये डायग्राम बनाने नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं। मेरे वाला डायग्राम जो है ये आप बना सकते हो। सो व्हाट इज दिस मेरे भाई, अगर आप बोलो तो ये सारी चीजें क्या है, ये वाली जो चीज है सबसे अंदर वाली, इसको आप क्या कहते हो, ब्रेन। ये जो चीज है इसको आप क्या कहते हो, ब्रेन कहते हो, इसे आप कहते हो ब्रेन। एंड इस ब्रेन के अलावा ये सारी जो ऊपर की कवरिंग है, ये क्या हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये क्या हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये आपके ब्रेन के कवर हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। अब इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को मैं एक एक करके आपके सामने बना देता हूं। प्रोटेक्टिव लेयर्स को एक एक करके आपके सामने बना देता हूं। तो सबसे मोटी प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, सबसे पहले तो आपकी खोपड़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। इसे ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। यह हड्डी है,
है ना, जिससे कि आपकी खोपड़ी जो है, आप कहीं गिरो, एक्सीडेंट हो जाए तो खोपड़ी चटक ना जाए, ब्रेन पे जो है नुकसान ना हो। एंड दैट्स व्हाई आपने यहां पर क्या लिखा है, आपने यहां पर इसको क्या लिख दिया है, स्कल लिख दिया है। ये आपकी खोपड़ी है ना, ये आपने लिख दिया है क्रेनियम, ये आपने लिख दिया है ब्रेन बॉक्स, ये है आपका ब्रेन बॉक्स। तो ये हड्डी है जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है। इसके नीचे और लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो एक और मोटी सी लेयर है, इस मोटी सी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस मोटी सी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर। ड्यूरा का मतलब क्या होता है, ड्यूरा का मतलब होता है ड्यूरेबल, यानी लंबे समय तक चलने वाला, यानी कि आपका बहुत रिलायबल, कठोर। तो ये क्या हो गया आपका ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। और ड्यूरा का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, जैसा मैंने बताया, ड्यूरा का मतलब होता है ड्यूरेबल, यानी बहुत ही ज्यादा, जिसपे आप विश्वास कर पाओ, ये ऐसा लेयर है। तो ये थिक लेयर है जिसको हमने ड्यूरामेटर कहा। इसके बाद इसके अंदर का जो लेयर है मेरे दोस्त, ये थोड़ा फाइबर फाइबर सा लेयर है, इसमें ऐसे फाइबर फाइबर से भरे होंगे, फाइबर फाइबर से भरे होंगे। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं अरेकनॉइड मैटर। इसे आप क्या कहते हैं, अरेकनॉइड मैटर। इसे क्या कहा, अरेकनॉइड मैटर, अरेकनॉइड मैटर। फाइब्रस सा है, फाइबर फाइबर से यहां पर लगे हुए हैं, फाइब्रस सी आपकी लेयर है। एंड उसके बाद ये जो अरेकनॉइड मैटर है, इसी के नीचे एक फ्लूइड भरा होता है, जो कि आपको अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्टली आपके ब्रेन पर चोट का असर नहीं होने देता। तो ये जो फ्लूइड है इसको क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ भी इसको प्यार से कहा जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या कहते हैं, सीएसएफ कहते हैं। तो यहां पर सीएसएफ नाम का फ्लूइड भरा रहता है अरेकनॉइड मैटर के नीचे। और सबसे अंदर की साइड अगर आप देखोगे तो व्हाइट कलर की एक और पतली सी लेयर मैंने बनाई थी, इस पतली सी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पतली सी लेयर को हम लोग कहते हैं पाया मैटर, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ब्रेन की कितनी कवरिंग है, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेन की कितनी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर्स कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, पहली जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये है क्रेनियम, यानी ये है आपकी खोपड़ी। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो है क्रेनियल मेनिंजेस, यानी कुछ ऐसी लेयर हैं जिनको मिला करके आप मेनिंजेस कहते हो। तो ये कितनी मेनिंजेस हुई मेरे भाई, 3 मेनिंजेस हुई। पहली सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली अरेकनॉइड मैटर, सबसे एंड वाली पाया मैटर। तो इसको कह दो डैप। बाहर से अंदर की साइड इसको क्या कह सकते हो, डैप कह सकते हो। सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये है आपकी ड्यूरा मैटर, बीच वाली जो है इसको कहा अरेकनॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली जो है इसको कह दिया पाया मैटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? यानी ब्रेन को आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये आपकी वो लेयर्स है। अगर आप अपनी ब्रेन को देखें, है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले तो ये हड्डी है जो कि आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। इस हड्डी के नीचे 3 लेयर्स अलग हैं जिनको कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस। और इन क्रेनियल मेनिंजेस को डैप नाम से याद कर लीजिए। ड्यूरा मैटर सबसे ड्यूरेबल है तो सबसे बाहर की साइड, फिर अरेकनॉइड मैटर और फिर पाया मैटर, यानी कि सबसे पहले आपकी खोपड़ी सबसे बाहर की साइड, फिर ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड मैटर, पाया मैटर। ये 4 लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे मेरे भाई तो आपकी जो ब्रेन है इसको कवर कर रही है आपकी खोपड़ी, और उसके बाद इस ब्रेन की भी जो है 3 लेयर्स है। यहां पर सबसे बाहर आपका ड्यूरा मैटर, ये मोटी सी लेयर है, इसे हमने ड्यूरा मैटर कहा। उसके बाद ये जो फाइबर फाइबर जैसी लेयर है इसको हमने क्या कहा, अरेकनॉइड मैटर कह दिया। और उसके बाद ये ब्रेन के ऊपर पतली सी लेयर है, इसको हमने क्या कह दिया, पाया मैटर कह दिया। तो ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड मैटर, पाया मैटर, ये 3 लेयर हैं। और इसके ऊपर आपका हड्डा अलग से होता है जिसको हम लोगों ने क्रेनियम कह डाला, ब्रेन बॉक्स कह डाला। तो ओवरऑल जो है ये 4 लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, है ना, डायग्राम्स के तौर पे, और या फिर अपना खुद का बनाया हुआ जो डायग्राम है इससे भी आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए। करेक्ट, ऑलराइट, यहां तक की बात समझ में आई? फटाफट बताओ मेरे भाई, क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं? सिर्फ 4 नाम याद करने हैं, क्रेनियम और डैप, क्रेनियम डैप, क्रेनियम डैप, क्रेनियम डैप, क्रेनियम हड्डा, उसके नीचे डैप यानी ड्यूरा मैटर, अरेकनॉइड मैटर, पाया मैटर, दैट्स इट, बस खेल खत्म।
यह आपकी ब्रेन की 4 लेयर है। अब ब्रेन की डिटेल में घुसेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत 1-2 सवाल कर लेते हैं और उसके बाद हम अंदर घुसेंगे, डिटेल में घुसेंगे इस टॉपिक के। तो एक छोटा सा टॉपिक अलग से दे रखा है एनसीईआरटी में, देखिए, हाउ दीज टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड। तो मेरे भाई ब्रेन जो है इसके ऊपर एक बोन है, बोनी बॉक्स है ना, और इस बोनी बॉक्स के नीचे कुछ लेयर हैं जिनमें फ्लूइड भी भरा हुआ है। इस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, जो शॉक एब्जॉर्प्शन में काम करता है, आपकी ब्रेन को झटका नहीं लगने देता। समझ लीजिए आप ऊपर से नीचे गिर गए, चलते चलते नीचे गिर गए, तो कहीं आपकी ब्रेन पे झटका ना आ जाए, तो इसके आसपास फ्लूइड भर दिया जाता है जो शॉक को यानी झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्रेन पे असर नहीं आने देता, आपके दिमाग पे असर नहीं आने देता, है ना। तो आपका समझ लीजिए ये है ब्रेन, ये है ब्रेन, है ना, दिस इज योर ब्रेन। और ब्रेन के नीचे जो चोटी है इसे हमने कह दिया स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपका ब्रेन जो है, आपका दिमाग, वो यहां है और इसके बाद एक पतली सी चोटी ऐसे पीछे से जा रही है आपकी बॉडी में, इसको क्या कह दिया, स्पाइनल कॉर्ड कह दिया। यह है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है मेरे भाई, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है सर, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन, हमारा क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रही है, पीछे देखो हाथ लगा करके रीढ़ की हड्डी दिखाई देगी, उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, वो क्या करता है, आपका इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी की। यस, तो आपका ये क्या है, ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन। एंड ये क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कौन कवर कर रहा है, क्रेनियम, ब्रेन को कौन कवर कर रहा है, क्रेनियम। एंड स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। आपकी वर्टिब्रा जो है, आपकी रीढ़ जो है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही है। तो यही बात शुद्ध इंग्लिश भाषा में यहां पर लिखी हुई है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये क्या कर रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्रेनियम, और उसके अंदर 3 लेयर अलग है जिनको हमने कह दिया डैप, यानी ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड अरेकिनॉइड मैटर। ये आपको देखने को मिल जाता है। ये सवाल अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपके ब्रेन का सवाल है, ये सवाल भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 7वां ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 6 को सॉल्व कर दो, टाइम देने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर की लेयर का पहले नाम बताओ, इनसाइड वाले का बाद में बताओ। तो मैंने आपको बताया 3 लेयर थी, नाम क्या हो जाएंगे, डैप, सबसे बाहर वाले को ड्यूरेबल, ड्यूरा मैटर हम लोग कह रहे थे, तो डैप कहां है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, पहले ही आपको देखने को मिल गया। यहां पे डैप मेंटेन ही नहीं हो रहा है, एडप आ गया, गलत है। यहां पड्डा आ गया, पीडीए पड्डा, ये भी गलत है। यहां डप्पा आ गया, डप्पा भी सही नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए था, डैप चाहिए था। तो डैप किसमें है, सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। डप्पा, पड्डा और अडपा कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ चाहिए डैप। यस, आ जाओ मेरे भाई, है ना, आसानी से कर ले जाएंगे, बहुत बेसिक सवाल है। क्या बात है यार, 81% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है। ये सवाल आप कर पाओगे, ये सवाल आप कर पाओगे। आ जाओ मेरे भाई, आपसे पूछा गया है सवाल में, कवि ये पूछना चाहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टर इन रिफ्लेक्स आर्क। यानी रिफ्लेक्स आर्क जो है, आपने कोई चीज सेंस करी, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजी, उसके बाद आप वापस वो जो सिग्नल है कहां लेकर के आए, इफेक्टर ऑर्गन कौन है, कहां सिग्नल वापस लेकर के आते हो, रिफ्लेक्स आर्क में। यह आपसे सवाल पूछा गया है प्रश्न संख्या 5 में। फटाफट बता दो मेरे भाई, फटाफट बता दो क्या हो सकता है। लाइट रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। भाई ब्रेन पे तो जाते ही नहीं है रिफ्लेक्स आर्क में, हम लोग सेंसरी सिग्नल लेकर के गए स्पाइनल कॉर्ड तक, मोटर सिग्नल लेकर के आए या तो किसी मसल तक या किसी ग्लैंड तक, तो या तो मसल होगा या ग्लैंड होगा, बात खत्म, उत्तर आ जाता है आपका ए। ग्लैंड और मसल, ये दो ही तो चीजें हैं जिससे आपको काम करवाना है, मसल से मूवमेंट करानी है और ग्लैंड से कोई चीज सिक्रीट करानी है, सिंथेसाइज करानी है, कोई केमिकल बनवाना है। यस, तो उत्तर क्या हो गया मेरे भाई, उत्तर हो गया मिस्टर ए। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा चमकीला सवाल था ये। आई होप आप सभी लोग इस चीज को पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। यस,
इफेक्टर ऑर्गन मतलब सिग्नल फाइनली आएगा किस पे, इफेक्टर मतलब इफेक्ट कौन कर रहा है, किसको इफेक्ट पड़ रहा है, पूरे के पूरे रिफ्लेक्स आर्क का, या तो किसी ग्लैंड को या तो किसी मसल को। तो मसल है नहीं, ग्लैंड मार्क कर देंगे। थोड़ा सा स्लो हो गया है हमारा बोर्ड, पता नहीं क्यों आए, ये तो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है भाई, लगता है ब्रेन के पास सिग्नल भेज दिया इसने प्रोसेसिंग के लिए, है ना। रिफ्लेक्स आर्क बनाओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी काम करो, है ना। ब्रेन के पास मत जाओ, फटाफट स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर के आओ, जिससे कि टेंशन खत्म हो जाए। आहा, क्या बात है, डी कई लोगों ने मार्क किया है और बी कई लोगों ने मार्क किया है। भाई लाइट रिसेप्टर, इसकी तो आज बात ही नहीं की, पूरे दिन में नाम ही नहीं लिया है। और स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल आप लेके जाते हो, पर इफेक्टर कौन है, क्या पूछा था, इफेक्टर कौन है। एंड में सिग्नल घूम घाम के किसके पास आ रहा है, एंड में सिग्नल घूम घाम के या तो किसी ग्लैंड पे या किसी मसल के पास आ रहा है, यह आपका आंसर हो जाता है करेक्ट। अब बताओ मेरे भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आज ही पढ़ोगे या कल पढ़ोगे, क्योंकि आज हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आप चाहो तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ सकते हो। आज हम आपसे बातें कर लेते हैं, क्योंकि हम आए हैं स्टूडियो, और स्टूडियो में आए हैं तो भाई बातचीत, बड़ी बातचीत तो बनती है आज। यस, तो क्या हम लोग आज आपसे कॉल पे बात करने। अब ये सवाल कई लोगों ने अच्छा बताया है, तो हम कॉल लगा देते हैं अपने कुछ भाइयों को। लेट्स चेक ऐसे कॉल हो पाता है या नहीं। व्यू लीडर बोर्ड, आओ मेरे भाई, आए। बोर्ड खराब है कि किस्मत खराब है, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, चल तो रहा है सब, फिर कॉल क्यों नहीं हो रहा। कॉल करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या, कॉल करे सो आज कर, आज ही कॉल करेंगे, पर करना कैसे है। ये टेक्निकल गड़बड़ मेरे साथ ही होती है, सबके साथ होती है भाई, क्योंकि आई एम वेरी बैड एट दिस टेक्निकल एस्पेक्ट। तो मेरे को आइडिया नहीं है कि चीजें कैसे हो रही हैं दुनियादारी में। लीडर बोर्ड पे चलते हैं और कॉल करते हैं नमन भैया को। नमन भैया, क्या आप हमें देख पा रहे हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं किन्हीं भाई को बुलाता हूं जिससे वो हमारी मदद कर सके। अच्छा, डाउट सेक्शन में, डाउट सेक्शन में ओके। डाउट सेक्शन में, डाउट सेक्शन में कैसे देख सकते हैं, आओ भैया डाउट देख लेते हैं, रीसेंट डाउट पे आ जाओ। सर आयुष सर की क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। संजना मेरी बहन, आयुष सर जो हैं एडमिट थे, उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, एंड दैट्स वाई उनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। सो अभी वो वापस आ चुके हैं, आई गेस कल उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा एक दो दिन में उनकी क्लासेस जो है रिज्यूम हो जाएंगी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आयुष सर विल बी हियर, एंड आयुष सर जो है आपसे डिस्कस कर रहे होंगे जल्दी ही टॉपिक्स को। सर आप बायोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, समझ में आता है। प्रिया मेरी बहन, थैंक यू सो मच। ओके, कॉल डाउट से करते हैं सर, आओ भैया यहां से कर लेते हैं, आपको ही करते हैं मिस्टर बी। देखो अभी भी नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं आवाज आई तो सही, आए। अच्छा यहां आ गए मेरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह वाह वाह, कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो दोस्त, कैसे हो। हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल ऑडिबल। कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो, और भी बच्चों को बुलाते हैं। थोड़े और स्टूडेंट्स को बुला लिया जाए। सर इसका कुछ सेटिंग होता है, हाँ करिए ना सर प्लीज। एक सेकंड दोस्त, बस 2 मिनट। हेलो, 2 मिनट भाई, बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। उड़ान गोट है सर ये। एक सेकंड भाई, मैं कॉल बैक करता हूँ, है ना। 1 मिनट दोस्तों, कुछ सेटिंग्स हो रही हैं, इट विल टेक 2 मिनट्स ओनली। ओके, तब तक मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ आपको। लीडर बोर्ड देख लो भाई तब तक। नमन, जतिन, हर्ष, राहुल, ऋतिक, तौरीक, मुस्कान, कार्तिक,
अतिया एंड दक्ष आर इन टॉप रैंक्स, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल। और जिन बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया है उनको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार हम लोग सेटिंग पूरी करने के बाद कॉल करते हैं आपको। सर इज हेयर, सर कर रहे हैं कुछ कुछ, मैं ढूंढूं सर, हेल्प कराऊं? डन सर, डन। चलिए आओ मेरे भाइयों, अब बात करते हैं। और बच्चे बुला लेता हूं। उठा लेना यार प्लीज। अब आप में से कईयों के पास कॉल जा चुका है, उठा लो फटाफट। थोड़ी बहुत बड़ी बातचीत करते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, विल वर्क ऑन इट भाई, हो जाएगा है ना, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट वीक से सोच रहा हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लूँ, उसके बाद आपका सिलेबस जो है ऑन ट्रैक आ जाएगा, टेंशन मत लो। हेलो भाई, हेलो, कैसे हो दोस्त? आप म्यूट हो, म्यूट हो आप, एक बार चेक करो आप। हेलो सर। हेलो भाई, हेलो हेलो, ऑडिबल ऑडिबल। सर आई विल फैन यू। अरे लव यू भाई, लव यू, थैंक यू भाई, सर यू आर टीचिंग गुड। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब समझ में आता है, मुझे थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। अरे समझ सकता हूँ यार, होता है ऐसा है ना, पर कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और बताओ क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग टाइम के साथ? सर आप बहुत अच्छी टीचिंग करते हैं, आप एक स्लाइड में ही अच्छा कुछ समझा देते हैं, बहुत ही ज्यादा। आप बहुत ही क्लिष्ट तरीके से पढ़ाते हैं सर, अरे बहुत अच्छी बायोलॉजी समझ में आती है मुझे। थैंक यू भाई, लव यू भाई। अभी आने वाले टाइम से थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग ट्रैक पे लाते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, तो टेंशन मत लेना आप, है ना। बस पढ़ाई करते जाओ साथ साथ, एंड द कंटेंट इज एम्पल। और कुछ रहेगा तो मेरे को बताना प्लीज, कनेक्ट विद मी, और जो भी आप बोलोगे हो जाएगा, है ना। चलो यार, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच यार, लव यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बच्चे ऐड करते हैं हम लोग, आ जाओ यार, कॉल उठाओ फटाफट। और कहीं से ऐड कर सकते हैं सर बच्चे, कैसे? ओके, डाउट को मिनिमाइज कर दिया, और अच्छा ये बढ़िया सर, बढ़िया। आ जाओ और दोस्त आ जाओ। भाई बुला तो बहुत सारे लिए अब पता नहीं चल पाएगा या नहीं, बुला तो बहुत लिए भाई। अच्छा राहुल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राहुल जी मुखड़ा दिखाइए फटाफट। अरे ऋतिक मिश्रा सर आ गए, ऋतिक मिश्रा है किसी बच्चे का नाम, गुरुजी को प्रणाम है। राहुल भाई कैसे हो? आप म्यूट हो शायद, एक बार चेक करो। हेलो हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। सर, नमस्ते। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो आप? अच्छा हूँ सर। और बताइए क्या सेवा करें आपकी? तो जी सर। अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो यार, 10th वाले बच्चे कितने अच्छे होते हैं, कितने सही होते हैं, प्रेशर नहीं लेते ना आप, लाइफ में मस्त रहते हो एकदम। यस सर। हाँ, और क्या करते हो स्कूल से आने के बाद, बताओ एक बार अपना रूटीन बताओ बाकी बच्चों को भी। आने के बाद स्कूल का होमवर्क, उसके बाद क्लासेस, फिर सेल्फ। क्या बात है, पढ़ते रहते हो सारा दिन? ऐसे ही। और खेल कूद? दोस्त नहीं है। अरे यार तुम तो मेरे जैसे ही हो, बनाओ एक आधा दोस्त बनाओ, है ना। आज से मैं तुम्हारा यस। दोस्त, है ना, मुझसे बात करना तुम, है ना, पढ़ाई से हट के कुछ बात करना। और थोड़ा सा फ्रेश रहा करो, ऐसे ऑनलाइन कुछ चेस वगैरह कुछ डाउनलोड कर लो। मतलब मैं क्या करता था, मैं अपने जो डेस्कटॉप था ना उसमें फिर चेस वगैरह डाउनलोड कर लेता था, और कुछ कुछ खेलता रहता था, बट आई कीप माई सेल्फ फ्री। कभी ऐसा लगता था कि पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा
थक चुका हूँ या फिर मुझे लगता था कुछ और करना चाहिए, तो मैं डिजिटल गेम्स खेल लेता था। तो ऐसा कुछ आप ट्राई करना है ना, बहुत एग्जॉस्ट मत होना, दोस्त बनाओ, थोड़ा बहुत घूमो स्कूल में, थोड़ी मौज मस्ती करो, है ना। यस सर। चलो बहुत बढ़िया यार, अच्छा लगा बात करके। और हमारे दोस्त ऐड कर लेते हैं कुछ। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो, कहाँ हो आप? सर टिया। अच्छा, यस 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 यस, कैसे हो आप लोग बताइए। यार पहली बार बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं भी नर्वस हूँ, मेरे को थोड़ा सा ऐसा डिजिटल एस्पेक्ट पता नहीं है बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट अ टेकी, तो मेरे को ना ऐसा टेक वेक आता नहीं है बहुत तो मैं भी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल करेंगे तो आई मेक श्योर कि कॉल अच्छे से हो पाए, और मतलब कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील सर करूँ। कल मेरा टेस्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। सॉरी, एक और बार रिपीट करेंगे प्लीज़। सर सर कल मेरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। अरे यार, मैं एक काम करता हूँ, आप ना ये लास्ट स्लाइड पे मैं आपको एक टेलीग्राम दूंगा, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, मैं अभी नोट्स भेजता हूँ 5 मिनट में, है ना, आफ्टर क्लास। आप उन नोट्स को पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, यस सर, थैंक यू है सर। ना, क्योंकि बैच में तो सर क्या होता है कि नोट्स आपसे बहुत वैसे अच्छा डलते हैं एंड समझाता में, है। लेकिन मतलब अभी क्या है कि हमारा सिंस चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नोट्स मैं अभी डाल दूंगा फटाफट। ओके सर। सर आप बायो बहुत अच्छा पढ़ाते अरे हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू बहन, और जल्दी जल्दी आप लोग एग्जाम दे दो, बिकॉज मेरे को भी मन है आप सभी लोगों से मिलने का। तो जैसे ही आपका एग्जाम यस खत्म होगा, सर। हम लोग एक मीट और ग्रीट अनाउंस करेंगे बच्चों के लिए, तो साथ में बैठते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, है ना, मिलते हैं एक बार। यस सर। चलो दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना आप, है ना। सर कल मेरा टेस्ट अच्छे से हो जाए बस। पक्का पक्का बहुत अच्छा हो जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, एकदम ठंडे दिमाग के साथ टेस्ट दीजिए और बहुत अच्छा करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, ओके थैंक यू सर, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, आज के दिन के लिए इतनी ही बातें काफी हैं क्योंकि बहुत ऑकवर्ड है ये मेरे लिए भी, क्योंकि पहली बार ही हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, है ना। चलो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो काफी सारे बच्चों ने कहा कि हमारा सिलेबस जो है थोड़ा सा पीछे चल रहा है, हालांकि बायोलॉजी वी विल कीप ऑन ट्रैक, पर मैं थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में चेंजेस करूंगा, वो चेंजेस आपको बहुत जल्दी पता लग जाएंगे, तो आप कनेक्टेड रहना, और नेक्स्ट क्लास में आपको वो चेंजेस और फॉर्मेट जो है पता लग जाएगा। बहुत मजा आने वाला है, आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंटेंट हम लोग लेकर के आने वाले हैं, एंड आज की क्लास छोटी इसीलिए बिकॉज आई हैव अ मीटिंग एंड दैट्स वाई मैंने क्लास जल्दी लगा दी थी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और बेस्ट तरीके से काम करिए। अगली बार हम जरूर कॉल करेंगे, काफी सारे बच्चों के साथ कॉल करेंगे, टाइम लेकर के कॉल करेंगे, बिकॉज हमारी क्लास जिस दिन होती है अभी थर्सडे को, तो आई गेस कोई और क्लास नहीं होती, सो विल टेक अ लॉन्गर क्लास, और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को अच्छे तरीके से खत्म कर दें, है ना। चलो यार, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं आप सभी लोगों से। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी बच्चों का टेस्ट है, यहां पर मैं क्या करूंगा, सारे के सारे नोट्स अपडेट कर दूंगा, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी। तो आप यहां से सीधे सीधे आज शाम को नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।